गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनारस में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता था, जिसमें उस समय के तत्कालीन और समकक्ष सभी कवि भाग लेते थे, जो बनारस के आसपास के कवि थे। इन सभी कवियों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कविता पढ़ने या कविता लिखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था और प्रत्येक कवि को एक विषय या टॉपिक प्रदान कर दिया जाता था, जिस पर वे अपनी कविताएं लेकर या लिखकर पहुंचते थे। जहां उन्हें कविता लिखने की एक परिपाटी चली और इस परिपाटी में शामिल सभी कवियों को एक मंडली के रूप में होने के कारण इसे भारतेंदु मंडल के नाम से विख्यात हुए। इस मंडल में शामिल कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी और ठाकुर जगमोहन प्रमुख थे। इस मंडली के प्रमुख कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और राधाचरण गोस्वामी और ठाकुर जगमोहन प्रमुख थे। इस काल के सभी कवियों ने जो कुछ भी लिखा, जो भी रचनाएं की, उसे उनकी प्रवृत्ति का यानी भारतेंदु मंडल के कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्ति रही या भारतेंदु काल के रचनाओं की जो प्रमुख प्रवृत्ति रही, वो कुछ इस प्रकार रही। इस काल के सभी कवियों ने जिस परंपरा का निर्वाह किया, उसमें सबसे पहला जो है पुरानी परंपरा के साथ नई परंपरा, यानी कहने का मतलब कि ये जो कवि थे जो मध्यकाल के रीति युग से संबंधित है। इनकी कुछ रचनाएं रीति युग से मिलती है, क्योंकि इन्होंने कुछ रीतिकालीन श्रृंगारपूरक रचनाएं भी लिखी और श्रृंगारपूरक रचनाओं के साथ जो समय की परंपरा थी ब्रज में लिखने की, उस भाषा में भी लिखे। रीतिकालीन जो कविताएं थी उस काल के सभी कवियों ने भी कुछ कविताएं लिखी, लेकिन साथ में, यानी इसका कारण था कि पुरानी परंपरा के प्रति लगाव और आधुनिक परंपरा के प्रति आग्रह भी इनका काफी महत्वपूर्ण था। इनकी बहुत सारी रचनाएं आधुनिकता को लिए हुए कुछ रचनाएं लिखी गई, इसलिए इस काल को पुरानी परंपरा के साथ नई परंपरा के काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी मुख्य प्रवृत्ति भाषा के थे। इस काल के कवियों की जो भाषा थी वो रीतिकालीन युग की जो भाषा यानी ब्रज थी वो प्रमुख थी। उनका ब्रज के प्रति लगाव था परंपरा का निर्वाह हेतु, लेकिन साथ में उन्हें खड़ी बोली में भी लिखने का प्रारंभ किया, खड़ी लिखने का भी प्रयास किया। भारतेंदु मंडल के कवियों को लगा कि यदि हम ब्रज को छोड़कर यदि खड़ी बोली को अपनाते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी हिंदी कहीं उर्दू के तरफ न चली जाए। इसलिए उस काल के जो मंडल के जो प्रमुख कवियों ने एक नियम बनाया कि हम कविता की रचना यानी गद्य पद की रचना ब्रज में की जाए और
गद्य की रचना खड़ी बोली में की जाए और इसका अधिकांश नए कवियों ने तो पालन किया, लेकिन जो पुराने कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने ब्रज में ही लिखना शुरू किया। तो यह एक नई परंपरा की नींव पड़ी कि खड़ी बोली जो है गद्य की भाषा बनी और उस समय से खड़ी बोली लिखना प्रारंभ हो गया। बहुत सारे निबंध, नाटक इत्यादि खड़ी बोली में लिखे गए, लेकिन पद्य की रचना ब्रज में ही रही। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस काल में हास्य लिखने की परंपरा, हास्य रस से संबंधित रचनाएं भी की गई, क्योंकि बहुत सारे नाटक लिखे गए। आपको पता है कि भारतेंदु स्वयं कई ऐसे नाटक लिखे, इसी कारण वे आधुनिक हिंदी युग के बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं और उन्होंने हंसाने वाली बहुत सारी नाटकें लिखी। यह आधुनिक हिंदी साहित्य की एक नई परंपरा की नींव डाली। अभी तक इसके पूर्व हास्य रस से संबंधित रचनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी, जो इस काल में देखने को पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसके अलावा लेखक लोक गीतों का प्रयोग, इस काल के अधिकांश कवियों ने मनुष्य के मनोभाव की उद्गार जो गीत थे, जो काफी मनोहारी थे, गीतों को लयबद्ध किया और उसे अपने काव्य में उसे स्थान दिया। इसलिए उनके रचनाओं में लोक गीतों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ, क्योंकि बहुत सारे नाटक लिखे गए और नाटकों में बीच बीच में कुछ पंक्तियां गीतों का समावेश किया गया, जिससे कि नाटक मनोरंजन के दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इसलिए इस काल के कवियों ने लोकगीतों का प्रयोग किया। इसके अलावा इस काल में निबंध लिखे गए, बहुत सारे निबंध लिखे गए, सुई से लेकर पहाड़ तक और चिट्ठी से लेकर हाथी तक, यानी सब कुछ पर निबंध लिखा जा सकता था। और इस काल के कवियों ने निबंध लिखने की एक अलग ही प्रवृत्ति जो हमें दिखाई देती है निबंध लिखने की, वो इस काल से हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। इस काल के कवियों ने राजा, जो उस समय अंग्रेजी शासन था, उस समय राजा के प्रशंसा में कुछ पंक्तियां लिखी, तो साथ में देशभक्ति के भी पंक्तियां देखने को मिलती है। राजा की प्रशंसा में जो पंक्तियां लिखी गई, उसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। अंग्रेजी राज सुख साज सबे सब सुख भारी, पैदन विदेश चली जात है इन्हें अति खाए। यानी अंग्रेजी राज में तो सब कुछ अच्छा है, सुख सुविधा है, लेकिन यहाँ के धन विदेश चला जाए, यही बहुत बड़ी दुख का कारण है। एक पंक्ति में अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी पंक्ति में अंग्रेजों की बुराई कर रहे हैं। उसके बाद स्वदेशी पर बल, इस युग के कवियों ने स्वदेशी अपनाने पर बल दिया और इस संबंध में बहुत सारी कविताएं देखने को मिलती है। देसी वस्त्र दिखत नहीं, कोट पैंट पहिराए, चाल चलन विदेशी भय, भारत अब विदेश बुझाए। यानी देसी वस्त्र दिखत नहीं, यानी देसी वस्त्र कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कोट पैंट पहनाए और सभी लोग कोट पैंट पहन रहे हैं। इससे क्या होगा कि चाल चलन विदेशी भय, उनके चाल ढाल सब विदेशी हो चुका है। भारत अब विदेश हो जाए, ऐसा लग रहा है कि अब भारत नहीं रहा बल्कि विदेश बन जाएगा। यह कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी वस्त्रों के प्रति कवि ने एक अलग जगाने का प्रयास किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी लोग अपने स्वदेशी को छोड़कर और विदेशी चीजों, विदेशी स्टाइल को अपना लें।
इसी तरह से भारत की गुलामी का विरोध उन्होंने या भारत की गुलामी के समय भारत की दुर्दशा का कुछ वर्णन इस प्रकार किया, जिसमें आओ सब भारत भाई, भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं, यानी भारत की दुर्दशा ऐसी है कि अब किसी से बताने लायक नहीं, और भगवान ही उसके मालिक है कि उसे मुक्ति अगर मिले तो कैसे मिले। इस पंक्तियों को इसमें बखूबी लिखने का या लिखा गया, जो काफी प्रशंसनीय रहा। इसी तरह से भारतेंदु जी ने देशभक्ति के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना की। कहा करुणानिधि केशव सोए, जानत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। हे केशव, मैंने अब कोई उपाय नहीं है, भारतवासी किस तरह से रो रहे हैं, अब आप ही इसके विधाता हो, इससे मुक्ति का कोई उपाय, कोई जतन बताओ। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। अंतिम समय में भारतेंदु जी को देश की स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाने के लिए या क्रोध का विस्फोट कुछ इस प्रकार करते हैं कि सब ताजी यहाँ स्वतंत्रता, सब ताजी यहाँ स्वतंत्रता, ना ही चुप लाते खाए, ना ही चुप लाते खाएं, राजा करे से न्याय है, पासा परे सो दाव। यानी सब ताजी यहाँ स्वतंत्रता, मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ स्वतंत्रता चाहिए, न ही चुप लाते खाए, न ही तो आप लात खाने के लिए तैयार रही। राजा करे सो न्याय, यानी राजा जो कर रहा है वो सब न्याय के श्रेणी में आता है। और पासा परे सो दाव, अब हमारी पासा हमारे हाथ में है कि हम अब भारत माता की इस बेड़ी को काटें और जल्द ही भारत को स्वतंत्र कराएं। कहीं न कहीं एक टीस इस काल के लेखों में रही। उसके बाद सामाजिक सुधार से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं। समाज में अंधविश्वास, कुरीति, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे तमाम बुराइयों को इस काल के लेखकों, कवियों ने बड़ी शिद्दत के साथ लिखा और जनता को जगाने का भरपूर प्रयास किया। इसके अलावा इस काल के कवियों ने एक ऐसी परंपरा की नींव डाली जो आगे के अन्य कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। धन्यवाद।